हेलो साथियों, आप सभी का हिस्ट्री बाय एस.एन. यादव में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के टॉपिक पर चलने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। साथियों, जो मेरा पूरा नाम है वह सच्चिदानंद यादव है और मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की धरती से हूँ और वर्तमान समय में गोरखपुर की धरती में रहकर प्रिपरेशन संबंधी कार्य कर रहा हूँ। साथियों, मेरा बचपन से सपना रहा है कि आगे चलकर मैं भी शिक्षण कार्य करूँ, परंतु संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण मैं लाइव आकर आप लोगों के समक्ष क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। इसका साथियों मुझे बहुत खेद है। इसीलिए साथियों प्रैक्टिस सेट के माध्यम से रिकॉर्डेड क्लास का PDF आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आगे कुछ समय बाद साथियों मेरे पास संसाधनों की उपलब्धता हुई तो मैं अवश्य ही आप लोगों को लाइव क्लास आकर पढ़ाऊँगा। और साथियों, इसी के साथ ज़्यादा आप लोगों का टाइम न लेते हुए हम सीधे आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित है। इसमें साथियों आज हमने लगभग 100 से अधिक प्रश्नों का क्रमवार श्रृंखला को रखा है और उम्मीद करता हूं साथियों कि ये प्रश्न आपको बेहद पसंद आए। अगर साथियों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे साथियों मेरा भी हौसला थोड़ा अफजाई हो। इसी के साथ साथियों हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहिछत्र में, नूह में, लाल किला में। साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है हस्तिनापुर में। साथियों गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण जो हुआ था वो हस्तिनापुर में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था तो बीबी लाल के द्वारा। बीबी लाल के द्वारा। आज का दूसरा प्रश्न है, किस अभिलेख में वर्णित है कि जिस मिहिर कुल ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने सिर न झुकाया उससे यशोवर्मन ने अपनी चरण वंदना कराई। ए है मनकुंवर अभिलेख, बी है मंदसौर अभिलेख, सी है करमदंडा अभिलेख और डी है बादामी अभिलेख। तो साथियों इसका राइट जो आंसर है वो है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख में साथियों यह कहा गया है कि जिस मिहिर कुल ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने सिर न झुकाया उससे यशोवर्मन ने अपनी चरण वंदना कराई थी। साथियों ये स्टेटमेंट जो है वो मंदसौर अभिलेख में है। तीसरा प्रश्न है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है पुराणों के, यानी सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित पुराणों के संकेतक हैं। चौथा प्रश्न है, भागवत धर्म से संबंधित
प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है? भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, मेहरौली का स्तंभलेख। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। साथियों भागवत धर्म से संबंधित जो अभिलेखी प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिला है वो हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में मिला है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था इंडो ग्रीक ने, कुषाणों ने, शकों ने, प्रतिहारों ने। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है कुषाणों ने, यानी कुषाणों के द्वारा सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? सर्वप्रथम बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? भीमकड़फिसेस, कनिष्क, नहपाण, बुधगुप्त। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है कनिष्क, यानी सर्वप्रथम बुद्ध का अंकन कनिष्क के सिक्कों पर हुआ था। अगला प्रश्न है, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का नाम अंकन मिलता है? यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? वासुदेव, मित्र, इंद्र, कार्तिकेय। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है कार्तिकेय, यानी यौधेय सिक्कों पर कार्तिकेय देवता का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है, विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर वर्षों में है? विक्रम और शक संवतों में कितना अंतर है? तो साथियों ए है 57 वर्ष, बी है 78 वर्ष, सी है 135 वर्ष और डी है 325 वर्ष। साथियों अगर विक्रम संवत की बात की जाए तो विक्रम संवत को मालवा के शासक विक्रम द्वारा चलाया गया था। विक्रम द्वारा चलाया गया था। शक संवत की वहीं बात की जाए तो साथियों शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। तो साथियों इसमें अंतर पूछ रहा है तो 78, तो दोनों का अंतर जो है वो 135 वर्ष है, यानी राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। गुप्त संवत सन 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा सही है। शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, ये तो राइट है। गुप्त संवत सन 319 ईस्वी से आरंभ हुआ, ये भी राइट है। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ, साथियों ये भी सही है। यानी 1, 2 और 3, यानी तीनों सही है। तो राइट आंसर डी 1, 2, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, कुमार गुप्त के करमदंडा शिवलिक अभिलेख में, चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में। तो साथियों संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख जो हुआ है वो
पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। ऐहोल अभिलेख की बात की जाए दोस्तों तो इसको कौन लिखा था? रविकीर्ति द्वारा। रविकीर्ति द्वारा यह अभिलेख किसका है? रविकीर्ति का है, कीर्ति का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? फाहयान, वेनसांग, इत्सिंग, मातवालिन। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है मातवालिन। यानी मातवालिन ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण कौन दिया है? मातवालिन ने दिया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए भारवी, बी हर्ष, सी कालिदास, डी राजशेखर। एक कर्पूर मंजरी, किरातार्जुनीयन, मालविकाग्निमित्रम, नागानंद। तो साथियों देखते हैं, भारवी किसके लेखक थे? किरातार्जुनीयन के, यानी 2। हर्ष किसके लेखक थे? यानी नागानंद, यानी 4। कालिदास मालविकाग्निमित्रम और राजशेखर कर्पूर मंजरी के लेखक थे, यानी 2, 4 और 3, 1, यानी डी, यानी चौथा ऑप्शन हम लोग का सही है। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है, फारसी महाकाव्य है। तो मिलिंद पन्हो क्या है? पाली ग्रंथ है। राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी पाली ग्रंथ। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था? जय सिंह, हर्ष, गोविंद चंद्र, जयचंद्र। यानी राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था। तो इसका राइट आंसर है जय सिंह। यानी राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय उनका समकालिक शासक जो था वो जय सिंह था। राजतरंगिणी की बात की जाए तो इसका नाम है जय संहिता। और साथियों इसमें मूल रूप से कश्मीर का इतिहास है। अगला प्रश्न है, कल्हड़ कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? कल्हड़ कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? 8, 9, 10, 11। तो राइट आंसर है 8। कल्हड़ कृत राजतरंगिणी में कुल कितने अध्याय हैं? यानी 8 अध्याय हैं। अब श्लोकों की संख्या अगर बात की जाए श्लोकों की तो इसमें 6000 लगभग 6000 श्लोक हैं। अगला प्रश्न, कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? बिल्हड़ एवं मेरुतुंग ने, बिल्हड़ एवं मम्मट ने, जोनराज एवं मेरुतुंग ने, जोनराज एवं श्रीवर ने। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है जोनराज एवं श्रीवर ने। यानी कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाने का श्रेय जोनराज और श्रीवर को है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यानी नहीं सुमेलित है। कर्पूर मंजरी, मालविकाग्निमित्रम, मुद्रा राक्षस, सौंदरानंद, हर्ष, कालिदास, विशाखा दत्त, अशोघोष। तो साथियों कर्पूर मंजरी जो है वो हर्ष की रचना नहीं है बल्कि राजशेखर की रचना है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है। सौंदरानंद अशोघोष की रचना है।
तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा ये, यानी कर्पूरी मंजरी और हर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? पढ़नी को, मनु को, कौटिल्य को, कपिल को? तो राइट आंसर है मनु, यानी मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑन वेन्सियांग, विली, द नेचुरल हिस्ट्री टॉलेमी, हिस्टोरियल फिलिपिकल पम्पेइटोगस, द हिस्ट्रीज हेरोडोटस। द लाइफ ऑफ वेन्सियांग ये तो ह्यूली की रचना है, सही है। द नेचुरल ऑफ हिस्ट्री, साथियों द नेचुरल ऑफ हिस्ट्री जो है वो टालमी की रचना हो न हो के प्लिनी की रचना है, प्लिनी। हिस्टोरियल एंड फिलिपिकल पम्पेइटोगस की रचना है। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस की रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा द नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी। अगला प्रश्न है, महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा? नक्कियर ने, नन्नय्या ने, अक्कितियर ने, तिरुवल्लुवर ने? तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है नन्नय्या ने। नन्नय्या भारत का तेलुगु संस्करण लिखा था। महाभारत का तेलुगु संस्करण नन्नय्या द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? हेरोडोटस, मेगस्थनीज, टालमी और प्लूटार्क? तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है हेरोडोटस, यानी हेरोडोटस जो है वो भारत को सर्वप्रथम इंडिया कहे थे। अगला प्रश्न है, जैसा कि प्राप्ति के स्थलों से संकेत मिलता है, बेट बार प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। बेट बार प्रकार के सिक्के प्रचलित थे गंधार में, मत्स्य में, मगध में, कलिंग में? तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है गंधार, यानी गंधार में बेट बार प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? अपरार्क, मेघातिथि, विज्ञानेश्वर, विश्वरूप? तो इसका राइट आंसर जो है वो है मेघातिथि, यानी मेघातिथि, बरुचि और कुल्लू भट्ट। मनुस्मृति पर टीकाकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिक्कों के किस समुदाय में पृष्ठभाग के प्रतीक पूर्व भाग पर अंकित राजा के नाम से मेल खाते हैं? कुड़िंद, मालवा, मगध, पंचाल? तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है पंचाल। अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर मंदिर की आकृतियों का अंकन हुआ है? किसके सिक्कों पर मंदिर की आकृतियों का अंकन हुआ है? औदुंबर एवं पंचाल, मालव, मगध, कुड़िद? इसका राइट आंसर है औदुंबर एवं पंचाल, यानी औदुंबर और एवं पंचाल के सिक्कों पर मंदिर की आकृतियों का अंकन हुआ है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है? यानी पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, फतेहपुर का रेह अभिलेख? तो साथियों इसका राइट आंसर जो है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। उसी में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो किसके आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी पर दुख प्रकट करता है?
ऑप्शन है स्वर्ण, रजत, अश्व और मदिरा। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है अश्व। अश्व के बारे में बताता है मार्को पोलो, जो एक वेनिस निवासी है, कि भारतीय बहुत बड़े पैमाने पर धन की बर्बादी अश्व के खरीद पर करते थे। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्वेन-त्सांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। ये तो सही है। उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का प्रसिद्ध केंद्र था। बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्वेन-त्सांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। ये भी राइट है। और कश्मीर की बात कर रहा है साथियों, तो सही स्पष्टीकरण है, यानी राइट आंसर ए है। ए आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न है मार्को पोलो जिसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की थी, उसकी राष्ट्रीयता थी। मार्को पोलो जिसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की थी, उसकी राष्ट्रीयता क्या थी? डच, स्पेनी, इटालियन, पुर्तगाली। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो इटालियन है, यानी मार्को पोलो जो है वो इटली का रहने वाला था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नागानंद, हर्ष, मुद्राराक्षस, विशाखादत्त, मृच्छकटिका, शूद्रक, रत्नावली, राजशेखर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है रत्नावली और राजशेखर। राजशेखर की रचना साथियों रत्नावली न होके कर्पूर मंजरी है। मंजरी। नागानंद हर्ष द्वारा लिखा गया था। मुद्राराक्षस के लेखक विशाखादत्त थे। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक थे। अगला प्रश्न है जोन राज्य ने अपनी राजतरंगिणी में कल्हड़ के विवरण को कहाँ तक आगे बढ़ाया? जोन राज्य ने अपनी राजतरंगिणी में कल्हड़ के विवरण को कहाँ तक आगे बढ़ाया? जय सिंह, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबदीन, मोहम्मद शाह। तो साथियों इसका राइट आंसर है सुल्तान जैनुल आबदीन, यानी जोन राज ने अपनी राजतरंगिणी में कल्हड़ के विवरण को सुल्तान जैनुल आबदीन तक आगे बढ़ाया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? कुजुल कड़फिसस ने, भीम कड़फिसस ने, कनिष्क ने और विस्क ने। तो साथियों इसका राइट आंसर जो होगा वो है भीम कड़फिसेस, यानी भीम कड़फिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, या भीम कड़फिसेस सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक था। अगला प्रश्न है चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? चिंगतू, चिनलिन, इंतु, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है इंतु है, यानी चीनी लोग भारतीयों को इंतु नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न है नीचे कुछ प्राचीन काल के राजवंशों के नाम दिए गए हैं। औलिकर, वाकाटक, शुंग, कुड़िंद। इनमें से किस किस के सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन है 2, 3, 1, 2, 2, 4 और 1, 3। तो साथियों इसका राइट जो आंसर है वो है 1 और 3, यानी औलिकर और शुंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाई? किसने चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाई? इंडो ग्रीक,
पार्थियन, पश्चिमी क्षत्रप, कामर्दक शक या कुषाण। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है पश्चिमी क्षत्रप। पश्चिमी क्षत्रप कामर्दक शक जो थे वो अपने सिक्कों के अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियां अंकित करवाए थे। अगला प्रश्न है, भगीलय की मुद्राएं निम्नलिखित में से प्राप्त हुए हैं? नासिक से, कौशाम्बी से, गोदावरी से, गोदावरी कृष्णा घाटी से और नर्मदा घाटी से। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है नर्मदा घाटी, यानी भगीलय की मुद्राएं नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है? 1 हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ लेख, प्रयाग प्रशस्ति, मथुरा लेख। तो इसका राइट आंसर जो है वह है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है। हाथी गुफा जो अभिलेख है वो किसका है? खारवेल। और जूनागढ़ जो है वो है रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख। साथियों इसका राइट आंसर है ये, यानी हाथी गुफा अभिलेख। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में सबसे पहली बार 6 प्रकार के करों, बलि, भाग, विष्टि, बेगार आदि का उल्लेख हुआ है? किस अभिलेख में 6 प्रकार के करों का उल्लेख हुआ है? जूनागढ़ अभिलेख, महास्थान अभिलेख, सोगौरा अभिलेख, रुमिंदेई अभिलेख। तो साथियों इसका राइट आंसर है जूनागढ़ अभिलेख, यानी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में पहली बार 6 प्रकार के करों यानी बलि, भाग, विष्टि, बेगार आदि का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, पड़ का औसत भार था 46 ग्रेन, 56 ग्रेन, 66 ग्रेन, 36 ग्रेन। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो 56 ग्रेन है, यानी पड़ का औसत भार 56 ग्रेन था। अगला प्रश्न है, रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे। अकबर के समय रामायण का अनुवाद इब्न हरकरण ने किया था। बंगला में रामायण का अनुवाद कंबन ने किया था। असत्य कथन बताइए। इसमें क्या बताना है? असत्य कथन। तो रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे। रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे। तो साथियों रामायण में मूलतः 6000 श्लोक नहीं थे, ये तो गलत हो गया। अकबर के समय रामायण का अनुवाद इब्न हरकरण ने किया था, ये तो सही है। बांग्ला में रामायण का अनुवाद कंबन ने किया था, ये तो सही है। यानी 2 और 3 यानी बी वाला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार के इससे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। साथियों एक जगह थोड़ा मिस्टेक हो गया है। साथियों यहाँ पर मेरे द्वारा बताया गया था कि कल्हड़कृत राजतरंगिणी में कुल कितने अध्याय हैं, तो वे तो 8 अध्याय सही हैं, परंतु यहाँ 6000 श्लोक जो है वो 6000 न हो कि 8000 श्लोक है। 8000 सॉरी यहाँ 6000 श्लोक न हो के 12000 श्लोक है इसमें। तो साथियों ये थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। हमारा अगला प्रश्न है यानी 42 नंबर का, महाभारत को एक ही शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं कामशास्त्र कहा गया है। इसमें वर्णित है कि जो सब जगह है वो तो इसमें है ही, लेकिन जो इसमें बताया गया है वो अन्यत्र कहीं नहीं है।
रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। सत्य कथन बताइए। क्या बताना है? सत्य कथन। तो साथियों, महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं कामशास्त्र कहा गया है। तो राइट आंसर है। इसमें वर्णित है कि जो सब जगह है वह तो इसमें है ही, लेकिन जो इसमें बताया गया है वो अन्यत्र कहीं नहीं। ये भी सही है। रजमनामा का रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है 1, 2 और 3, यानी तीनों आंसर सही हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी स्मृति गद्य में है? कौन सी स्मृति गद्य में है? तो साथियों, ऑप्शन है मनुस्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, फिर नारद स्मृति। तो इसका राइट आंसर जो है वो है विष्णु स्मृति, यानी विष्णु स्मृति क्या है? गद्य में है। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है कल्पसूत्र, परिशिष्ट परमन, भद्रबाहु चरित, रत्नमालिका, कवि राजमार्ग। भद्रबाहु हेमचंद्र, रत्ननंदी, अमोघवर्ष, हेमचंद्र। कल्पसूत्र जो है वो है भद्रबाहु की, तो ये तो सही है। परिशिष्ट परमन हेमचंद्र की, ये भी सही है। भद्रबाहु चरित्र रत्ननंदी, ये भी सही है। रत्नमालिका अमोघवर्ष, ये भी सही है। कवि राजमार्ग हेमचंद्र, यही गलत है साथियों, यानी राइट आंसर 5 कवि राजमार्ग, यानी सी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही है। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है। यह 11वीं सदी में लिखी गई है। इसमें कुल 8 अध्याय, तरंग एवं 8000 श्लोक हैं। जोनराज एवं श्रीवर ने राजतरंगिणी का विस्तार किया। तो साथियों, असत्य कथन बताइए। तो असत्य कथन बताना, इसमें राजतरंगिणी जो है प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है, ये तो सही है। यह 11वीं सदी में लिखी गई, यही गलत है, यानी 11वीं सदी में नहीं लिखी गई थी। इसमें कुल 8 अध्याय, तरंग एवं 8000 श्लोक हैं, ये भी सही है। जोनराज एवं श्रीवर ने राजतरंगिणी का विस्तार किया, ये भी सही है। यानी गलत असत्य कथन बताना है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा ये, केवल दूसरा। साथियों, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो है 8000 श्लोक हैं, यही सही है। राजतरंगिणी में कुछ 8000 श्लोक हैं और 8 तरंग, यानी 8 अध्याय हैं और 8000 श्लोक हैं। राजतरंगिणी को प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है और इसे जोनराज एवं श्रीवर ने क्या किया था? राजतरंगिणी को, कल्हड़कृत राजतरंगिणी को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में बौद्ध मठों एवं कपालिकों का उपहास किया गया है? इसी पुस्तक में तत्कालीन पुलिस एवं न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है। मत विलास प्रहसन, रत्नमालिका, भगवती सूत्र, अर्थशास्त्र। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है ये मत विलास प्रहसन, यानी इसी में बौद्धों एवं कपालिकों का उपहास उड़ाया गया है और पुलिस एवं न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला गया है। साथियों,
मत विलास प्रहसन की बात की जाए तो ये महेंद्र वर्मन की रचना है। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक ने विविध प्रकार के नावों के निर्माण का उल्लेख हुआ? किस पुस्तक में विविध प्रकार के नावों के निर्माण का उल्लेख हुआ है? कृत्य कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु, गीत गोविंद, हर्षचरित। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है कृत्य कल्पतरु। यानी कृत्य कल्पतरु में युक्ति कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु में विभिन्न प्रकार के नावों के निर्माण का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन यात्री कहता है कि भारत में प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त थे? कौन यात्री कहता है कि भारत में प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त थे? मेगस्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग। तो कौन कहता है? तो साथियों ये कहता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कहता है कि भारत में प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त थे। अगला प्रश्न है, कौन नहीं सुमेलित है? देखना है इसमें कि कौन सुमेलित नहीं है। सीयूकी, ह्वेनसांग, ये तो सही है। फोक्यूकी, फाहियान, यही गलत है। चुफानचिन, मात्वालिन, सही है। कास्मास, क्रिश्चियन टोपोग्राफी, ये भी इसी की रचना है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा सीयूकी, ह्वेनसांग। एक मिनट, सीयूकी, ह्वेनसांग, ये तो सही है। फोक्यूकी, फाहियान, ये भी सही है। चुफानचिन, मात्वालिन, साथियों ये गलत है। चुफानचिन, मात्वालिन, यही गलत है। कास्मास, क्रिश्चियन टोपोग्राफी, सही है। यानी राइट आंसर बी, तीसरा सही हो जाएगा। साथियों हमारा राइट आंसर है बी, यानी तीसरा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मैत्रेय बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? सर्वप्रथम मैत्रेय बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? हर्ष, कनिष्क प्रथम, हुविस्क, बिम कडफिसेस। तो इसका राइट आंसर है कनिष्क प्रथम। सर्वप्रथम मैत्रेय बुद्ध का अंकन कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन यात्री 56 पूर्व बौद्ध यात्रियों का विवरण देता है? इत्सिंग, ह्वेनसांग, फाहियान, चाओजुकुआ। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है इत्सिंग है। यानी इत्सिंग 56 पूर्व बौद्ध यात्रियों का विवरण देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस यात्री ने मिहिर भोज को अरबों इस्लाम का घोर शत्रु बताया है? ए सुलेमान, बी इब्न खुर्दब, सी अलबरूनी, डी अलमसूदी। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सुलेमान। यानी सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताया था। अगला प्रश्न है, अरब यात्रियों ने किन शासकों की तुलना विश्व के 4 शासकों से की है? अरब यात्रियों ने किन शासकों की तुलना विश्व में के 4 शासकों से की है? राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल और चोल। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है राष्ट्रकूट शासकों की तुलना अरब यात्रियों ने विश्व के 4 शासकों से की है। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट इंडिया, ये तो सही है, मैक्समूलर।
अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, स्मिथ, ये भी सही है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मैकाले। मुरजुज जहाज, अल मसूदी, ये भी सही है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये गलत है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, यानी तीसरा। अगला प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। प्राचीन तिथियों का अध्ययन पेलियोग्राफी कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्टिक कहलाता है। भारतीय का मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप थे। असत्य कथन बताइए। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, ये तो सही है। प्राचीन तिथियों का अध्ययन पेलियोग्राफी कहलाता है, ये भी सही है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है, ये भी सही है। भारतीय का मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप थे, ये भी सही है। यानी सभी सत्य हैं। डी ऑप्शन हम लोग का सही है। तो राइट आंसर साथी हो जाएगा डी, यानी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख चंपू शैली और विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। जूनागढ़ अभिलेख चंपू शैली और विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है। यवन राजपूत हेलियोडोरस का विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा छत्तीसगढ़ के मल्हार से मिली है। ऐहोल अभिलेख भगवान शिव की स्तुति से प्रारंभ होता है। असत्य कथन बताइए। असत्य कथन, जूनागढ़ अभिलेख चंपू शैली और विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है, तो राइट है। एवं राजदूत हेलियोडोरस का विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखी प्रमाण है, ये भी सही है। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा छत्तीसगढ़ के मल्हार से मिली है, ये भी सही है। ऐहोल अभिलेख भगवान शिव की स्तुति से प्रारंभ होती है, यही गलत है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है डी, यानी चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। अशोक के अभिलेख, यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, चापड़, बासुल, वत्सभट्टी, रविकीर्ति। तो आइए दोस्तों देखते हैं अशोक के अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? चापड़ के द्वारा, यानी 1। चापड़ के द्वारा। यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख का वास्तुकार कौन था? बासुल, यानी 2। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख वत्सभट्टी द्वारा 3। ऐहोल रविकीर्ति का था 4, यानी क्रम से सजाया जाए 1 2 3 4, यानी ए ऑप्शन सही है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो होगा वो है ए, यानी 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, कलचुरी नरेश गंगदेह विक्रमादित्य के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? कलचुरी नरेश गंगदेह विक्रमादित्य के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? लक्ष्मी का, दुर्गा का, उमा का, शिव पार्वती का। तो साथियों इसका राइट आंसर है जो वो लक्ष्मी, यानी कलचुरी नरेश गंगेयदेव विक्रमादित्य के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है, पर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन किस वंश की मुद्राओं की विशेषता है? पंचाल, औदुंबर, अवधेय, कुड़िंद। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है पंचाल। अगला प्रश्न है, सुनेज से अवधेयों की मुद्रा मिली है। चौहान रानी सोमल्य देवी की रजत मुद्राएं मिली है। विशल प्रिय मिहिर भोज द्वारा जारी सिक्का था।
स्वर्ण 8 रत्ती के बराबर होता था। सत्य कथन बताइए, यानी इसमें सत्य कथन बताना है कि कौन सत्य है। सुनेत से अयोध्याओं की मुद्राएं मिली हैं। सुनेत से अयोध्याओं की मुद्राएं मिली हैं, राइट है। चौहान रानी सोमल्ल देवी की रजत मुद्राएं मिली है, ये भी सही है। विशलप्रिय महिरभोज द्वारा जारी सिक्का था। विशलप्रिय महिरभोज द्वारा जारी सिक्का नहीं था, ये गलत है। एक सुवर्ण 80 रत्ती के बराबर थी, ये भी सही है, यानी 1, 2 और 4। तो इस क्रम में साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 1, 2, 4। अगला प्रश्न है, सबसे पहली बार उमा पशुपति धर्म एवं हरिहर के प्रारंभिक स्वरूप का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? हुविस्क के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, कनिष्क द्वितीय के, मिहिरकुल के। तो साथियों इसका राइट आंसर है हुविस्क के। हुविस्क के सिक्कों पर सबसे पहली बार उमा पशुपत धर्म एवं हरिहर के प्रारंभिक स्वरूप का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है, शिव पार्वती का अंकन किसकी मुद्राओं पर मिलता है? शिव पार्वती का अंकन किसकी मुद्राओं पर मिलता है? समुद्रगुप्त, मिहिरकुल, हर्ष, योधेय। तो साथियों इसका राइट आंसर है हर्ष, यानी हर्ष की मुद्राओं पर शिव पार्वती का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? हुविस्क के, अपोलोडोटस के, कनिष्क द्वितीय के, मिहिरकुल के। तो साथियों इसका राइट आंसर है हुविस्क के, यानी हुविस्क के सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल से मिलते हैं? भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल से मिलते हैं? मौर्य युग, मौर्योत्तर युग, गुप्त युग, गुप्तोत्तर युग। तो साथियों इसका राइट आंसर है मौर्योत्तर युग, यानी मौर्योत्तर युग से भारत में सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं। मौर्यों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम मुद्रा आहत सिक्के हैं, यह किस धातु की हैं? यानी आहत मुद्राएं किस धातु की हैं? अधिकांशतः चांदी की और कुछ तांबे की, केवल चांदी की, केवल तांबा की, चांदी, तांबा एवं स्वर्ण की। तो साथियों इसकी राइट आंसर जो है वो है अधिकांश चांदी और कुछ तांबे की, यानी आहत मुद्राएं जो हैं वो अधिकांशतः चांदी की हैं और कुछ तांबे की मिली है। अगला प्रश्न है, कनिष्क के सिक्कों पर आरदाक्षो देवी का अंकन हुआ है। चोलों के सिक्कों का ढेर धवलेश्वरम से मिलता है। औदुंबर मुद्राओं पर राजा एवं जन का एक साथ उल्लेख मिलता है। अगाथोक्लीज के सिक्कों पर कृष्ण एवं बलराम की आकृति का अंकन है। सत्य कथन बताना है, इसमें सत्य कथन बताइए। तो साथियों देखते हैं, कनिष्क के सिक्कों पर अरदाक्षो देवी का अंकन हुआ है, ये तो राइट है। चोलों के सिक्कों पर ढेर धवलेश्वरम से मिलता है। चोलों के सिक्कों का ढेर धवलेश्वरम से मिलता है, ये भी सही है। औदुंबर मुद्राओं पर राजा एवं जन का एक साथ उल्लेख हुआ है, ये भी सही है। अगाथोक्लीज के सिक्कों पर कृष्ण एवं बलराम की आकृति का अंकन हुआ है, ये भी सही है। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1, 2, 3, 4, यानी चारों सही हैं। अगला प्रश्न है, सीसा का सिक्का चलाया सातवाहनों ने, हिंदयान स्ट्रेटो द्वितीय ने, मौर्यों ने, नंदों ने। यानी
किसने चलाया? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी सातवाहनों ने और हिंद यवनों ने। क्या है? शीशे का सिक्का चलाया था सातवाहन ने और हिंद यवन ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है? मानसागर, सम्रांगण सूत्रधार, मयमत, महावस्तु। वास्तुशास्त्र का ग्रंथ इसमें से कौन सा नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है महावस्तु, यानी महावस्तु है वस्तु जो है वास्तुशास्त्र का पुस्तक नहीं है। मनसार, सम्रांगण सूत्रधार और मयमत वास्तुशास्त्र के ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं? सिक्कों को, मृत भांडों को, अभिलेखों को, उपगीत में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है मृत भांडों को। मृत भांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रित धूसर मृत भांड द्वितीय नगरीकरण से संबंधित मृत भांड है। NBPW मृत भांड लौहकालीन मृत भांड है। दधेरी पंजाब का एक स्थल है जहाँ से चित्रित धूसर मृत भांड मिले हैं। NBPW सभी मृत भांडों में सर्वश्रेष्ठ है। उपरोक्त कथन में सत्य कथन बताएं। तो साथियों चित्रित धूसर मृत भांड द्वितीय नगरीकरण से संबंधित है, ये तो गलत हो गया। NBPW मृत भांड लौहकालीन है, ये भी गलत हो गया। दधेरी पंजाब का एक स्थल है जहाँ से चित्रित धूसर मृत भांड मिले हैं, ये सही है। NBPW सभी मृत भांडों में सर्वश्रेष्ठ है, ये भी सही है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी 3 और 4। तो राइट आंसर 3 और 4। अगला प्रश्न है, चाओजुकुआ का यात्रा विवरण निम्न में से किस राजवंश पर प्रकाश डालता है? चाओजुकुआ का यात्रा विवरण किस राजवंश पर प्रकाश डालता है? चोल, चालुक्य, पल्लव, पांड्य। तो साथियों इसका राइट आंसर है चोल, यानी चाओजुकुआ का यात्रा विवरण चोल राज पर प्रकाश डालता है, चोल राजवंश पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत का सबसे पहली बार प्रयोग प्रयाग प्रशस्ति में हुआ। गुप्त संवत एवं वल्लभी संवत अभिन्न है। लक्ष्मण संवत का प्रचलन कश्मीर में हुआ था। कोल्लम संवत 825 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। सत्य कथन बताएं। यानी गुप्त संवत का सबसे पहली बार प्रयोग प्रयाग प्रशस्ति में हुआ है, गलत है। गुप्त संवत एवं वल्लभी संवत अभिन्न है, सही है। लक्ष्मण संवत का प्रचलन कश्मीर में हुआ था, गलत है, कश्मीर में नहीं हुआ था। कोल्लम संवत 825 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, सही है, यानी 2 और 4। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कौन सा राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासनरूढ़ हुआ था? यानी कौन सा राजा गुप्त संवत के 56वें वर्ष में सिंहासनरूढ़ हुआ था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो साथियों इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य जो था वो गुप्त संवत के 56वें वर्ष में सिंहासनरूढ़ हुआ था। अगला प्रश्न है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की तिथि 150 ईस्वी है, इसे सख्त अर्थ में बताएं। 72, 78, 70 और 80। तो साथियों इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ए 72 वर्ष। यानी इसको अगर इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो ये प्रश्न कह रहा है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की तिथि 150 वर्ष है, इसे शक संवत यानी 78 शक संवत कब से माना जाता है? 78 ईस्वी को। तो यानी 78
शक बर्थ में बताएं। तो शक में बर्थ में बताने के लिए तो साथियों 12 यानी 2 14 यानी 72। तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी 150 ईस्वी में 78 घटा देंगे तो 72 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 72 वर्ष। एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए? लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? गांगेय देव ने, गोविंद चंद्र ने, कर्ण ने, कीर्तिवर्मा ने। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगदेव ने, यानी लंबे समय अंतराल के बाद स्वर्ण सिक्के चलाने वाला शासक गंगेय देव था। अगला प्रश्न है, जल कर का साक्ष्य किसके अभिलेख में प्राप्त होता है? प्रतिहार, गढ़वाल, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो साथियों इसका राइट आंसर है गढ़वाल, यानी गढ़वाल के साक्ष्यों में जलकर, गढ़वाल के अभिलेखों में जलकर का साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा का तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्रसूची के रचयिता कौन है? जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्रसूची के रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य, अश्वघोष, बुद्धघोष, नागार्जुन। तो साथियों इसका राइट आंसर है अश्वघोष, यानी वज्रसूची के रचयिता अश्वघोष है। इसमें इन्होंने जाति प्रथा की तीव्र आलोचना किया है। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, अशोकावदान, अवदान शतक, ललित विस्तार। तो साथियों इसका राइट आंसर है ललित विस्तार, यानी भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार है। अगला प्रश्न है, तालगुंड एवं हरहा प्रशस्ति के लेखक हैं। तालगुंड एवं हरहा प्रशस्ति के लेखक हैं कुब्ज रविशांति रविकीर्ति, वत्सभट्टी कुब्ज, उमापतिधर रविशांति। तो साथियों इसका राइट आंसर है कुब्ज और रविशांति। तालगुंड एवं हरहा प्रशस्ति के लेखक कुब्ज एवं रविशांति हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? मनुस्मृति, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो है मनुस्मृति, यानी प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है कौन? मनुस्मृति। भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद तीनों को क्या कहा जाता है? प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। ये तीनों को, मनुस्मृति इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 6000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, कौपिल्य, नैमिषारण्य। तो साथियों इसका राइट आंसर है नैमिषारण्य, यानी नैमिषारण्य में 6000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत की कथा का वाचन किया गया था। अगला प्रश्न है, 1121 ईस्वी में एक अभिलेख एक आयुर्विज्ञान संस्था का उल्लेख करता है जहां चरक संहिता और वाग्भट की अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी। वह स्थित था वाराणसी में, नालंदा में, वल्लभी में, तिरुवाडुतरै में। तो साथियों इसका राइट आंसर है तिरुवाडुतरै, यानी तिरुवाडुतरै में 1121 ईस्वी का तिरुवाडुतरै 1121 ईस्वी का एक अभिलेख है जिसमें आयुर्विज्ञान संस्था का उल्लेख हुआ है, जहाँ पर चरक संहिता और वाग्भट की अष्टांग हृदय की पढ़ाई भी होती थी। अगला प्रश्न है, अरब यात्री सुलेमान
852 ईस्वी के निम्न कथन पर विचार करें। उसका राज जीव की आकृति के समान था। उस राजा के पास बहुत बड़ी सेना है, अश्वसेना अद्वितीय है और वह अरबों का शत्रु है। भारतीय उपमहाद्वीप में उसके अतिरिक्त कोई राज्य नहीं है जो डाकुओं से इतना सुरक्षित हो। सुलेमान का उपरोक्त कथन किस राजवंश से संबंधित है? पाल, परमार, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है प्रतिहार के बारे में अरब यात्री सुलेमान कहता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय स्थानों की पहचान हेतु अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयास अधिकांशतः किसके यात्रा विवरण पर आधारित थे? वेनसांग, फाहयान, इत्सिंग, चाओजुकुआ। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है वेनसांग। अगला प्रश्न है, रंभा मंजरी नाटक के लेखक थे? रंभा मंजरी नाटक के लेखक थे जयचंद्र, राजशेखर, दंडी, जयदेव। तो साथियों रंभा मंजरी नाटक के लेखक जो थे वो थे जयचंद्र। तो राइट आंसर जयचंद्र। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे? गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे रामानुज, कौटिल्य, अमर्त्य सेन, भास्कराचार्य। तो साथियों इसके राइट आंसर जो है वो है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती थी। अगला प्रश्न है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अमोघवर्ष, कुमारपाल, अड़ोराज, विद्याधर। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है कुमारपाल। यानी महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे? कुमारपाल के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन, लक्ष्मण सेन। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत को चलाया था। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत को चलाया था और कहाँ पे? तो साथियों कश्मीर में। अगला प्रश्न है, राजपूत वंश के किस राजा ने एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए 1 लाख बलोत्रा सिक्कों का दान दिया था? राजपूत वंश के किस राजा ने एक मस्जिद पुनर्निर्माण के लिए 1 लाख बलोत्रा सिक्कों का दान दिया था? बलोत्रा जो है साथियों वो मुद्रा विनिमय की इकाई है। मिहिर भोज, भोज परमार, पृथ्वीराज थर्ड, जयसिंह सिद्धराज। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है जयसिंह सिद्धराज। यानी राजपूत वंश के किस शासक ने एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए 1 लाख बलोत्रा सिक्कों का दान किया था? कौन था? जयसिंह सिद्धराज था। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक ग्रंथ गौडवह में किसके चरित्र का वर्णन है? गौडवह में किसके चरित्र का वर्णन है? भास्कर वर्मन, शशांक, वत्सराज, यशोवर्मन। तो साथियों इसका राइट आंसर है यशोवर्मन। यानी प्राकृतिक ग्रंथ गौडवह में यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। शूद्रक, बिल्हड़, महेंद्र वर्मन, गुणाढ़, बृहत्कथा मंजरी या बृहत्कथा, विक्रमांक देवचरित, मृच्छकटिकम, मतविलास। तो देखते हैं दोस्तों, शूद्रक जो हैं वो मृच्छकटिकम के लेखक हैं। बिल्हड़ जो हैं
पिल्हड़ जो है वो बिल्हड़ किसके लेखक है? विक्रमांकदेव चरित्र के। महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन। गुणाद्य बृहत कथा मंजरी। यानी 3 2 4 और 1, 3 2 4 1 के क्रम में हमारा राइट आंसर है 1, यानी 3 2 4 1, 3 2 4 1 ये वाला। अगला प्रश्न है, रानी रुद्रम्बा निम्न में से किस राजवंश की थी? रानी रुद्रम्बा निम्न में से किस राजवंश की थी? बदामी के चालुक्य, बेगी के चालुक्य, वारंगल के कातकी, मदुरा के पांड्य। तो साथियों इसका राइट आंसर है वारंगल के कातकी, यानी रानी रुद्रम्बा वारंगल के कातकी वंश की महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा है इतिहास काल तथा तथ्यों के बीच अंतरक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है? कलिंगवुड, डेविड थॉमसन, फ्रांके, ईएचकार। तो साथियों इसका राइट आंसर है ईएचकार, यानी ये स्टेटमेंट ईएचकार का है कि इतिहास काल तथा तथ्यों के बीच अंतरक्रिया की अभिविच्छिन्न प्रक्रिया तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय इतिहास की व्याख्या के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण का सूत्रपात किया? ए.बी. कीथ, डी.डी. कोशाम्बी, एफ. मैक्स मूलर, आर.पी. चंद्रा। तो साथियों इसका राइट आंसर है डी.डी. कोशाम्बी ने। अगला प्रश्न है, रामचरित शीर्षक ग्रंथ किसने लिखा? रामचरित शीर्षक ग्रंथ किसने लिखा? वाल्मीकि, कंबन, संध्याकर नंदी, तुलसीदास। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है संध्याकर नंदी। रामचरित शीर्षक ग्रंथ संध्याकर नंदी द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, द अर्बन डीके एवं शूद्रस इन एंशियंट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द अर्बन डीके एवं शूद्रस इन एंशियंट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए घोष, बी.एन.एस. यादव, रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है आर.एस. शर्मा, यानी आर.एस. शर्मा की पुस्तक अर्बन डीके एंड शूद्रस इन एंशियंट इंडिया है। अगला प्रश्न है, काव्यालंकार का लेखक कौन है? काव्यालंकार का लेखक कौन है? कालिदास, अमर सिंह, सुबंधु, वामन। तो साथियों इसका राइट आंसर है वामन। काव्यालंकार के लेखक वामन है। अगला प्रश्न है, भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? आदि पर्व, अनुशासन पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व। साथियों इसका राइट आंसर है भीष्म पर्व, यानी भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में हर्ष की गज सेना का उल्लेख है? रुद्रदामा का फर्स्ट का जूनागढ़ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, गरुड़ध्वज स्तंभलेख, मंदसौर अभिलेख। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऐहोल, रविकीर्ति का ऐहोल अभिलेख। यानी रविकीर्ति के ऐहोल अभिलेख में हर्ष की गज सेना का उल्लेख मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख स्थित है आंध्र में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। साथियों एक थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन का है, पुलकेशिन।
पुलकेशिन। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख स्थित है, कहाँ पर स्थित है? आंध्र में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो साथियों इसका राइट आंसर है यानी कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्रकार गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था? चंडेश्वर, लक्ष्मीधर, मेधातिथि, गोविंदराज। साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है लक्ष्मीधर, यानी गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर था। अगला प्रश्न है, पुस्तक दी वंडर दैट वाज इंडिया के रचयिता हैं? विलियम जोन्स, एच विल्सन, कोल ब्रुक, एल वासम। साथियों इसका राइट आंसर है एल वासम, यानी द वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक एल वासम हैं। अगला प्रश्न है, गोविंद चंद्र गढ़वाल के मंत्री लक्ष्मीधर ने किस ग्रंथ की रचना की? नौसाहंस चरित्र, रामचरित्र, कृत्य कल्पतरु, कादम्बरी। तो साथियों इसका राइट आंसर है कृत्य कल्पतरु। गोविंद चंद्र गढ़वाल के मंत्री लक्ष्मीधर के ग्रंथ का नाम कृत्य कल्पतरु है। अगला प्रश्न है, मजरूर ल जहाब का लेखक कौन था? मजरूर ल जहाब का लेखक कौन था? अल मसूदी, अल बरूनी, अल उतबी, इब्न हौकल। तो साथियों इसका राइट आंसर है अल मसूदी, यानी मजरूर ल जहाब का लेखक अल मसूदी था। अगला प्रश्न है, चक्रधारी विष्णु की आकृति उत्कीर्ण है? चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर, हर्ष के सिक्कों पर, कनिष्क फर्स्ट के सिक्कों पर, स्कंदगुप्त के सिक्कों पर। तो साथियों इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर चक्रधारी विष्णु की आकृति उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, गनेरीवाल, कायथा, बसाड़। तो साथियों इसका राइट आंसर है बसाड़, यानी मिट्टी की प्राचीनकालीन 274 मुहरें बसाड़ से मिली हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत में उल्लिखित कुछ स्थलों का पुरातात्विक स्थलों से समीकरण किसने किया? एच.डी. संकालिया ने, बी.बी. लाल ने, जी.आर. शर्मा ने, ए घोष ने। तो साथियों इसका राइट आंसर है बी.बी. लाल, यानी महाभारत में उल्लिखित कुछ स्थलों का पुरातात्विक स्थलों से समीकरण बी.बी. लाल ने किया था। अगला प्रश्न है, अधोलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख है? दीघ्घ निकाय, अगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय। तो साथियों इसका राइट आंसर है दीघ्घ निकाय, यानी दीघ्घ निकाय में बौद्ध ग्रंथ में दीघ्घ निकाय में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत मिलता है। और दीघ्घ निकाय जो है वो बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, हरिभद्र सूरी की सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? हरिभद्र सूरी की सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, आजीवक। तो साथियों इसका राइट आंसर है जैन, यानी हरिभद्र सूरी की सम्रादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लैटिन भाषा में लिखा गया है? नेचुरल हिस्टोरिका, प्लिनी की ज्योग्राफी, द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, इंडिका। तो साथियों इसका राइट आंसर है नेचुरल हिस्टोरिका। किसमें लिखा है? लैटिन भाषा में। अगला प्रश्न है, संस्कृत पुराण एवं भगवद गीता का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था?
संस्कृत पुराण एवं भगवद गीता का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? अल-बरूनी, अल-मसूदी, सुलेमान है ये, इब्न खुर्दाब, इब्न खुर्दाब। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है ये वो है अल-बरूनी, यानी अल-बरूनी ने संस्कृत पुराण एवं भगवद गीता का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अगला प्रश्न है, युआन च्वांग ह्वेनसांग ने कितने अशोक स्तंभों का उल्लेख किया है? मतलब ह्वेनसांग ने कितने अशोक के स्तंभों का उल्लेख किया है? 6, 15, 10, 8। तो साथियों इसका राइट आंसर है 15, यानी ह्वेनसांग ने अशोक के 15 स्तंभ लेखों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस राजवंश का यह दावा था कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया? चोल, बेगी के चालुक्य, पल्लव, कल्याणी के चालुक्य। तो साथियों इसका राइट आंसर है कल्याणी के चालुक्य का यह दावा था कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया था। अगला प्रश्न है, किस चीनी यात्री ने गुप्त रूप से भारत की यात्रा की थी? फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, सी क्यू किंग सेंग। तो साथियों इसका राइट आंसर है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है गुप्त रूप से भारत की यात्रा की थी। साथियों ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त हुआ। कल पुनः मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा साथियों तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।